हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज में नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये वही टॉपिक है जो साल भर न्यूज में था, क्योंकि साल भर आपने देखा है किसानों का प्रोटेस्ट चला था हमारे देश में, राइट। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं पीजेंट रिवोल्ट या किसान विद्रोह के बारे में। तो यहाँ पर जो भी किसानों के आंदोलन रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, जैसे हमने बात की थी कि ट्राइबल रिवोल्ट्स, इसके पहले का जो वीडियो था उसमें हमने क्या बात की थी, जनजाति विद्रोह के बारे में। जो भी इंपॉर्टेंट ट्राइबल रिवॉल्ट्स हुए हैं हमारी कंट्री में ब्रिटिश एरा में, जैसे कि आपको हो विद्रोह देखने को मिलता है, संथाल है, कोल है, मुंडा है, ठीक है। इन सब का रीजन क्या था? सिंपल सा रीजन था कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज थी वो यहाँ पे ट्राइबल्स के जो प्रॉपर्टी राइट्स है उनको स्नैच कर रही थी, उनसे अलग कर रही थी। इसके अलावा शिफ्टिंग कल्टीवेशन को समाप्त करने की बात कर दी गई थी। और जो मिशनरीज एंटर हुई थी, वो ब्रिटिशर्स की जो मिशनरीज थी ना, वो ट्राइबल के जो कल्चर हैं, उनके जो नियम रीति रिवाज हैं, उनको चेंज करने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए ट्राइबल वहां पे नाराज थे। अब किसान वर्ग नाराज क्यों होगा, जरा सोचने वाली बात है। यहाँ पे किसान वर्ग नाराज था ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज की वजह से, क्योंकि आपको जमींदारी सिस्टम देखने को मिलता है, स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी सिस्टम देखने को मिलता है। जब कभी सूखा पड़ रहा है हमारे देश में, उसके बाद बहुत ज्यादा टैक्सेस इंपोज किए जा रहे हैं, किसानों को उनकी जमीनों से बेदखल किया जा रहा है। टैक्स बढ़ाने के साथ साथ यहाँ पे जबरदस्ती फोर्सफुली इंडिगो या नील की खेती की करवाई जा रही है, इंडिगो फार्मिंग कराया जा रहा है। तो ये कुछ बेसिक रीजंस हैं जिसके कारण हमारे देश में किसान आंदोलन देखने को मिलेंगे। तो हम यहाँ पर आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया, मतलब किसान आंदोलन जो भी हमारे देश में हुए हैं, जैसे कि खेड़ा सत्याग्रह है, बारदोली सत्याग्रह है, मोपला विद्रोह के नाम से हमने बात की है। तो उन सभी बातों को आज हमें यहाँ पर डिस्कस करना है और साथ ही साथ हम कुछ क्वेश्चंस को भी लेते जाएंगे, जिससे पता चले आपको कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम हुए हैं। एंड वीडियो के एंड में क्वेश्चन ऑफ द डे होगा, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। क्लियर है? अब ये जो वीडियो है, ये हर एक एग्जाम के लिए, कोई भी वनडे एग्जाम, इनफैक्ट आप यूपीएससी दे रहे हो, स्टेट पीसीएस एग्जाम दे रहे हो, सभी के लिए यूजफुल है। तो आपके वो सारे फ्रेंड्स जो इन सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनके साथ इस लिंक को शेयर कर सकते हैं, ये मेरी रिक्वेस्ट है। एंड पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा बात कर लेते हैं पीडीएफ के बारे में। जो नए स्टूडेंट हैं और जिनको नहीं पता अबाउट द पीडीएफ, तो पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपली सर्च कीजिएगा पूजा जैन CA 247 और इजिली आप मेरे टेलीग्राम तक पहुंच के वहां से क्लास की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री की एक सेपरेट प्लेलिस्ट है जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री के काफी सारे टॉपिक हमने सीजीएल मेंस लेवल तक के डिस्कशन किए हैं, तो आप उनको देख सकते हो आने वाले एग्जाम के लिए। ओके है जी, सो स्टार्ट कर लेते हैं। किसान आंदोलन, तो बेसिक रीजंस क्या थे? अगर आपसे पूछ लिया जाए कोई 3 रीजन बताइए, कोई 4 रीजन बताइए कि क्यों आंदोलन हुए, क्यों पीजेंट मूवमेंट हमारे देश में हुए, तो आप बोल सकते हो बिकॉज ऑफ द लैंड रेवेन्यू सिस्टम। यहाँ पे टैक्सेस बहुत ज्यादा इंपोज किए जा रहे थे, हैवी बर्डन था टैक्सेस का, पहला रीजन है। दूसरा है इविक्शन ऑफ पीजेंट फ्रॉम देयर लैंड, किसानों को उनकी जमीनों से बेदखल किया जा रहा था। इंक्रोचमेंट ऑन द ट्राइबल लैंड, जो आपकी जनजातियां हैं, ट्राइबल है, उनके जमीनों को इंक्रोच किया जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा जो जमींदार वर्ग था या मनी लैंडर्स थे, वो यहाँ पे एट्रोसिटी मतलब अत्याचार कर रहे थे, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। रेवेन्यू कलेक्टर जो थे वो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे फार्मर्स का, ठीक है। इसके अलावा क्या हो रहा था? प्रमोशन ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड, यहाँ पे आपको पता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, अब मशीनों के जरिए सामानों को बनाया जा रहा था। तो आप लोग भी जानते हैं कोई चीज अगर बल्क में बनती है और मशीनों से बनती है तो उसकी कॉस्ट कम होती है। वहीं अगर जो हैंडीक्राफ्ट होते हैं, जो हाथों से बनाई गई चीजें होती है, उनको बनने में समय भी लगता है और उनकी कॉस्टिंग भी ज्यादा होती है। तो जब यहाँ पे इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं, तो इसके कारण क्या होगा, जो हमारे घरेलू उद्योग हैं, जो हमारे MSME एक तरीके से कह सकते हो, तो हमारे जो लघु उद्योग थे वो खत्म हो गए। अब वो जब खत्म हो गए, जब यहाँ पे मर्चेंट थे, जो छोटे छोटे जो व्यापारी थे, उनका धंधा चलना बंद हो गया, तो वो किस तरफ मूव करेंगे? एग्रीकल्चर की तरफ। तो बिजनेसमैन अब धीरे धीरे एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट होना शुरू कर गए। तो जब यहाँ पर एग्रीकल्चर में ज्यादा बर्डन होना शुरू हो गया, क्योंकि बिकॉज ऑफ द माइग्रेशन यहाँ पे जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसमें बर्डन ज्यादा होने लग गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें कुछ रीजन बताई जाती है जिसके कारण आपको पीजेंट मूवमेंट या किसानों का विद्रोह देखने को मिल जाता है,
ठीक है। अब यहाँ पे पूरे के पूरे मूवमेंट को हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। कौन कौन से पार्ट है? पहला पार्ट है पीजेंट मूवमेंट बिफोर 1857, 1857 की क्रांति के पहले कौन कौन से आंदोलन हुए। सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे 1857 की क्रांति के बाद कौन कौन से रिवॉल्ट्स हुए, और उसके बाद जब गांधी जी आ जाते हैं तो गांधी जी के समय कौन कौन से विद्रोह हुए। तो 3 पार्ट्स में हम इस वीडियो को कवर करेंगे, मतलब पार्ट्स अलग अलग नहीं है, पार्ट एक ही है, बस मैंने इसको डिवाइड करके रखा हुआ है। चलिए पहले बात करेंगे फर्स्ट फेज के बारे में। फर्स्ट फेज जब यहाँ पर 1857 की क्रांति के पहले की घटनाएं हैं। तो पहला विद्रोह जो हो रहा है उसका नाम है सन्यासी एंड फकीर रिवोल्यूशन, मतलब सन्यासी और फकीरों का विद्रोह। बंगाल में हो रहा है। 1763 से लेकर 1800 का समय आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि सम टाइम सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि कौन सा इवेंट पहले हुआ, तो आप तभी बता पाओगे ना कि कौन सा इवेंट पहले हुआ जब थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी, है ना। तो सन्यासी और फकीर, नाम से समझ में आ रहा है, हिंदू धर्म में सन्यासी होते हैं और मुस्लिम धर्म में फकीर होते हैं। ये उनका ही विद्रोह है जो कि 1763 से लेकर 1800 के बीच का बताया जाता है, बंगाल में हुआ था। इसमें आपका आज का मॉडर्न बांग्लादेश भी इंक्लूड था, बिहार और उत्तर प्रदेश का एरिया भी इसमें शामिल था। ठीक है, इतनी चीजें। अब यहाँ पे बात करते हैं इसके प्रोमिनेंट लीडर कौन थे। तो मंजू शाह। ठीक है, अब कुछ बुक में ना ये नाम ऐसा लिखा मिलेगा मंजू शाह, तो ये भी सही है वो भी सही है, दोनों नाम बिल्कुल सही है। एग्जाम में आप देख लेना, जो वो एग्जामिनर पूछ ले उस हिसाब से आप आंसर कर देना, अजनुम शाह या मंजू शाह, मजनूम शाह या फिर मंजू शाह, जो भी नाम देखने को मिल जाए आप सही लगा देना, दोनों करेक्ट है। कुछ बुक में वो नाम है, कुछ बुक में ये नाम है, दोनों बता दिए। और कौन कौन से लीडर थे? तो भवानी पाठक और देवी चौधरानी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम, देवी चौधरानी एसोसिएटेड थी सन्यासी विद्रोह से। ठीक है, इमीडिएट कारण क्या था? इमीडिएट कारण ये था कि जो धार्मिक स्थान है, जो होली प्लेसेस है हिंदू कम्युनिटी के एंड मुस्लिम कम्युनिटीज के, उसमें रिस्ट्रिक्शन इंपोज की जा रही थी बाय द ब्रिटिशर्स। जैसे कि जब हम 1857 के रिवॉल्ट के बारे में बात करते हैं, 1857 की क्रांति, तो कई सारे रीजंस होते हैं, लेकिन जो इमीडिएट रीजन होता है वो क्या होता है? चर्बी वाले कारतूस। ठीक है, आप लोग ये पढ़ते हैं, इनफील्ड राइफल के बारे में आप बात करते हैं। वैसे ही रीजन तो काफी सारे हैं, लेकिन जो इमीडिएट रीजन बनता है वो ये बनता है कि ब्रिटिशर्स यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू कर देते हैं होली प्लेसेस में, जो पवित्र स्थान है, धार्मिक स्थान है, इसलिए यहाँ पे सन्यासी विद्रोह या फिर फकीर विद्रोह शुरू होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बता रही हूँ जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। आप लोग ने आनंद मठ के बारे में सुना होगा। आनंद मठ, जहां से हमने वंदे मातरम को लिया है, वंदे मातरम जो कि हमारा नेशनल सॉन्ग है, वो हमने कहां से लिया है? आनंद मठ से लिया। और आनंद मठ जो नोवेल है वो किसकी रचना है? बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना आपको देखने को मिलेगी। सो आनंद मठ एंड देवी चौधरानी, ये जो दोनों नोवेल्स हैं ये 1884 में लिखी गई थी। किसने लिखी थी? आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने, जिसमें आपको सन्यासी और फकीर विद्रोह की चर्चा भी देखने को मिलती है। एंड वंदे मातरम हमने आनंद मठ से ही लिया हुआ है। ठीक है, इतनी चीजें। अब फकीर कौन थे? तो फकीर ग्रुप था बैंड्रिंग मुस्लिम का, एक रिलीजियस कम्युनिटी थी जो कि बैगिंग करने का काम भी करती थी और यहाँ वहाँ ये लोग घूमते रहते थे, इनको हम फकीर कह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नेचर ऑफ द रिवॉल्ट क्या था, किस तरीके से लोग आक्रोशित हुए या गुस्सा किए? तो इन्होंने ब्रिटिश फैक्ट्रीज को, इंग्लिश की जो फैक्ट्रीज थी उन पे अटैक करना शुरू किया और ब्रिटिशर्स के जो भी गुड्स हैं, कैश, आर्म एंड अम्यूनिशन, गोला बारूद, सबको जब्त करने का काम, सीज करने का काम किया था। ठीक है, इतनी चीजें डन। It was a united revolt of the Hindu and Muslim monks against the Warren Hastings। उस समय गवर्नर कौन है? क्योंकि देखो इस समय 1773 के आसपास का समय है ना, तो वॉरेन हेस्टिंग ही होगा, तो वॉरेन हेस्टिंग उस समय आपको गवर्नर मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? हु इज द ऑथर ऑफ द देवी चौधरानी? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। इजी क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला नाम आता है पागल पंथिस। ये भी एक विद्रोह का नाम है जो कि 1825 से लेकर 1833 के बीच में हुआ था। 1825 से 1833 का ये समय है और ये भी आपका पीजेंट मूवमेंट, मतलब किसानों का विद्रोह देखने को मिलेगा, गाइडेड बाय द रिलीजियस मेंडिकेंट्स कॉल्ड द पागल पंथिश। ठीक है, यहाँ पे एक रिलीजियस कम्युनिटी थी बेसिकली, यहाँ पे एक सेमी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन था जो कि गारो एंड हेजोंग कम्युनिटी या ट्राइबल कम्युनिटी से मिलकर बना हुआ था। ठीक है,
हेजोंग एंड गारो ट्राइब के लोगों के द्वारा ये पागलपंथी का फॉर्मेशन किया गया था, जो एक सेमी रिलीजियस ग्रुप था, और उन्होंने ही इस मूवमेंट को लीड किया था बंगाल में। ये जो पागलपंथी है, इसका फॉर्मेशन किसने किया था? करम शाह ने, फाउंडेड बाय द करम शाह। उस समय के बंगाल में और आज के समय का मेघालय हो गया, ठीक है। लीडर करम शाह, और यहाँ पे बाद में टीपू शाह ने इसको लीड किया था बंगाल के एरिया में, ठीक है। तो क्वेश्चन सिंपल सा ही बनता है। क्वेश्चन है कि हैंगजोंग ट्राइब कहाँ पर पाई जाती है? तो मेघालय में पाई जाती है। गारो खासी ये सभी ट्राइब आपको मेघालय में देखने को मिल जाएंगी। सिंपल। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द पागलपंथी अ सेमी रिलीजियस ग्रुप मेनली कॉन्स्टिट्यूटिंग द हेजोंग एंड द गारो ट्राइब। तो हेजोंग एंड गारो ट्राइब से मिलकर बना हुआ था, ये बात सही है। एंड पागलपंथी वॉज फाउंडेड बाय द करम शाह। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, और ये क्वेश्चन यूपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाओगे। अपने आप में टफ क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक को तो छोड़ ही देते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ने बैठते हैं तो कहाँ का किसान विद्रोह, सीधे हम बात क्या करते हैं, आप कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में जाके पढ़िए, या आप जनरली जब पढ़ते होंगे तो क्या बातें होती हैं? आईएनसी का फॉर्मेशन हुआ, गांधी एरा शुरू हुआ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और देश आजाद हो गया। जनरली ये वाला सीक्वेंस फॉलो होता है, लेकिन ये छोटे छोटे टॉपिक भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करेंगे, पीजेंट रिवोल्ट आफ्टर 1857। 1857 की क्रांति के बाद कौन से विद्रोह हुए? तो पहला विद्रोह होता है इंडिगो रिवोल्ट, ठीक है। नाम तो समझ में आ रहा है, नील की खेती के कारण ही हो रहा होगा। 1859 से 1860 का समय है। चलो हम देख लेते हैं इसके बारे में। बंगाल एरिया में हो रहा है। मैक्सिमम आपको जो विद्रोह देखने को मिलेंगे वो बंगाल के एरिया में, ये बंगाल या गुजरात मतलब बॉम्बे प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी में जनरली देखने को मिल रहा है। 1859 से लेकर 60 का समय है, बंगाल का एरिया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे लीडर कौन है? तो विश्वास ब्रदर यहाँ पे आप देख सकते हैं, विष्णु चरण विश्वास एंड दिगंबर विश्वास, ये दोनों भाई हैं और यही इंडिगो रिवोल्ट के लीडर हैं, ठीक है। मेन नाम आपको यही देखने को मिलेगा। रीजन क्या था? बिकॉज यहाँ पर पीजेंट को मतलब किसानों को फोर्स किया जा रहा था, बंगाल के जो किसान थे उनको फोर्स किया जा रहा था इंडिगो मतलब नील की खेती के कल्टीवेशन के लिए, लेकिन यहाँ पे किसान मना कर रहे थे कि हम नील की खेती को कल्टीवेट नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको पता है कि कॉटन की डिमांड या इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ चुकी थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो हो रही थी और नील की ज़रूरत थी। और एक ये इंडिगो एक आपका कमर्शियल क्रॉप भी था, तो कमर्शियल क्रॉप से ज़्यादा प्रॉफिट होता ब्रिटिशर्स को, तो ब्रिटिशर्स फोर्स कर रहे थे और किसान डिनाई कर रहे थे, जिसके कारण यहाँ पर ये इंडिगो रिवोल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। द पीजेंट इन मैनी पार्ट्स ऑफ द बंगाल हैड रिफ्यूज टू प्लांट इंडिगो फॉर द यूरोपियन प्लांटनर्स who had been forcing the peasant to cultivate it, जिसके कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, ठीक है। इसके बाद रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि इंडिगो कमीशन का फॉर्मेशन हुआ था 1860 में, ठीक है। अब यहाँ पर दो बुक्स आपको देखने को मिलती है, जैसे कि सन्यासी विद्रोह से रिलेटेड आपको आनंद मठ और देवी चौधरायन बुक देखने को मिलती है बंकिम चंद्र चटर्जी की। सिमिलर यहाँ पे दीन बंधु मित्र जो कि एक बंगाली राइटर थे, उन्होंने नील दर्पण लिखा है और नील दर्पण में किसानों की ये जो समस्या है नील की खेती की, इसको प्रकाश डाला है और 1860 में 1860 में इसको पब्लिश करने का काम किया था। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1860। बंगाली राइटर दीन बंधु मित्र ने लिखा है नील दर्पण। ये क्वेश्चन कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हरीश चंद्र मुखर्जी, जो कि बंगाली राइटर जर्नलिस्ट रहे हैं और इन्होंने अपने न्यूज़पेपर में द हिंदू पैट्रियट, इसमें बेसिकली इंडिगो रिवोल्ट के बारे में डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है। तो इंडिगो रिवोल्ट से आपको ये दोनों देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है दक्कन राइट्स 1875 में हुए थे। कहाँ पे? पूना, सतारा, अहमदनगर, बेसिकली जो महाराष्ट्र का दक्कन का एरिया है वहां पर ये राइट्स हुए थे। क्यों हुए थे? बिकॉज ऑफ द रैयतवाड़ी सिस्टम यहाँ पर था और अचानक से 50% रेवेन्यू का मतलब रेवेन्यू जो है या टैक्स है वो बढ़ा दिया गया था। द लैंड रेवेन्यू वॉज ऑल्सो रेज्ड बाय द 50% इन 1867। तो 1867 में ये जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज कर दिया गया था, टैक्सेशन ज्यादा इम्पोज किए जा रहे थे, इसलिए 1875 में हमें दक्कन राइट्स देखने को मिलते हैं।
अब यहाँ पर देखेंगे जब लगातार टेंशन बढ़ते जा रही थी पीजेंट और मनी लेंडर्स के बीच में, जमींदार और किसानों के मध्य जब प्रॉब्लम क्रिएट होते जा रही थी, तो यहाँ पे किसानों ने डिमांड की कि ये जो मनी लेंडर हैं, जो आउटसाइडर है, उनको बाइकआउट करो, उनको बाहर निकाल दो। इस तरीके से दक्कन राइट होते हैं। बाद में गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट एक बिल पास करती है जिसका नाम है दक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट 1879, और उसके बाद इस प्रोटेस्ट को खत्म किया जाता है अगेंस्ट द मनी लेंडर्स। देखिए, कोई भी आप विद्रोह पढ़ रहे हो तो आपको, अगर हम एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं या डिफेंस के किसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो आपको 2-3 बातें पता होनी चाहिए। किस एरिया में हुआ, लीडर कब कौन था, और मतलब यहाँ पे ईयर क्या है। 3 बातें ही जनरली आपसे वो पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है पावना मूवमेंट। पावना मूवमेंट 1873 से 1885 का समय है, बंगाल में होता है। ईशान चंद्र रॉय, शंभुनाथ पाल एंड कोडीमुला, ये आपके लीडर्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। रीजन क्या था रिवॉल्ट का? अगेन, जो जमींदार थे वो सीज कर रहे थे इलीगल तरीके से किसानों की प्रॉपर्टी, और रेंट को बढ़ा दिया था, और फोर्स को मतलब जबरदस्ती फोर्सफुली उनसे कल्टीवेशन करा रहे थे, फोर्सेस का इस्तेमाल कर रहे थे, इनको परेशान करने के लिए एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था किसानों का। इसलिए आपको पावना मूवमेंट देखने को मिलेगा, और यहाँ पे किसानों ने नो रेंट यूनियन का फॉर्मेशन किया था, ठीक है। 1885 तक ये आपको कंटिन्यू देखने को मिला, और 1885 के बाद आप देखेंगे बंगाल टेनेंसी एक्ट ऑफ 1885 को पास किया गया था, जिसके बाद ये जो मूवमेंट है वो ठंडा पड़ गया, खत्म हो गया। अच्छा, ये जो पावना मूवमेंट है उसको कई सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स ने सपोर्ट किया, जैसे कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने, आर.सी. दत्त एंड इंडियन एसोसिएशन अंडर द सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, इन सभी लोगों ने पावना मूवमेंट का सपोर्ट किया है। अब आ जाते हैं गांधी जी के बारे में। गांधी जी आ जाएंगे इसके बीच में अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से। तो हम बात कर रहे हैं 20th सेंचुरी पीजेंट मूवमेंट, गांधीयन फेज के बारे में। तो गांधीयन फेज में सबसे पहले जो मूवमेंट होता है वो चंपारण विद्रोह होता है, ठीक है। चंपारण का समय कितना है? 1917 से लेकर 1918। ये तो सभी को याद होगा, क्योंकि जनरली हम जब भी गांधी एरा की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत यहीं से होती है, ठीक है। 1917 से 1918 के बीच में चंपारण विद्रोह हुआ था। चंपारण बिहार में है। लीडर महात्मा गांधी जी थे, और उनको असिस्ट कर रहे थे जेबी कृपलानी, बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद और बाबू राजेंद्र प्रसाद, मतलब राजेंद्र प्रसाद थी जो हमारे कंट्री के पहले प्रेसिडेंट होते हैं, वो चंपारण विद्रोह को सपोर्ट कर रहे थे। रीजन क्या था? अगेन इंडिगो कल्टीवेशन, ठीक है, नील की खेती। और यहाँ पे बोला जा रहा था कि जो किसान हैं, किसानों को अपने जमीन के 3/20 मतलब 3/20 पार्ट में आपको क्या करना पड़ेगा? कल्टीवेट करने पड़ेगा इंडिगो को, नील की खेती, जिसको 3 कठिया सिस्टम कहा जाता है। 3 कठिया सिस्टम क्या है? आपको आपकी लैंड के 3/20 पार्ट में क्या करना पड़ेगा? नील की खेती करना पड़ेगा, ठीक है। तो कल्टीवेट इंडिगो इन द 3/20 पार्ट ऑफ द बीघा ऑफ देयर होल्डिंग, जिसको हम 3 कठिया सिस्टम कह रहे हैं। इस 3 कठिया सिस्टम को अबॉलिश करने के लिए, खत्म करने के लिए ही चंपारण में विद्रोह हुआ था। चंपारण मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, उसके बाद कमेटी का फॉर्मेशन किया गया और 3 कठिया सिस्टम को खत्म किया गया। 3 कठिया के बाद होता है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा कहाँ है? गुजरात में। तो 1918 में खेड़ा सत्याग्रह होता है, खेड़ा गुजरात में है। लीडर होते हैं अगेन महात्मा गांधी जी। रीजन क्या है? रीजन ये है कि फेमाइन आया हुआ था, सूखा पड़ा हुआ था, ठीक है। क्रॉप या फसल जो थी वो खराब हो गई थी, और फसल खराब हो जाने के बाद यहाँ पर ब्रिटिशर्स टैक्स को कम नहीं कर रहे थे, वो किसानों से पूरा रेवेन्यू चाहते थे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर गांधी जी को इनवाइट किया गया और खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत हुई, और गांधी जी को सपोर्ट कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है। गांधी जी अलॉन्ग विद सरदार वल्लभ भाई पटेल सपोर्टेड द पीजेंट एंड एडवाइज देम। क्या एडवाइस दी थी? कि आप यहाँ पे पेमेंट या जितना भी रेवेन्यू उसको रोक के रखो, जब तक आपकी जो ब्रिटिशर से आपकी बात को नहीं मान लेते, क्योंकि आपकी फसल खराब हुई है, तो इनको आपके रेवेन्यू को या तो माफ करना पड़ेगा या तो कम करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है मालाबार, जिसको हम मोपला विद्रोह के नाम से जानते हैं। मालाबार के एरिया में हुआ था, इसलिए मालाबार विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। 1921 का ये रिवॉल्ट आपको देखने को मिलेगा। शुरुआत अच्छे नोट पे हुई थी, खत्म होते होते गलत नोट पे चला गया था ये विद्रोह, ठीक है। इसलिए यहाँ पे काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में अक्सर आपको ये देखने को मिलता है, गवर्नमेंट कहती है कि हम इसको विद्रोह नहीं मानते हैं, ठीक है। ये एक बेसिकली कम्युनल वायलेंस था जो कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में हुआ था, लेकिन शुरुआत ऐसी नहीं हुई थी। शुरुआत एक अच्छे नोट पे हुई थी। आइए हम
डिस्कस करते हैं मोपला अपराइजिंग या मोपला विद्रोह के बारे में। 1921 का समय है, मालाबार रीजन केरला में ये हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मोपला का जो रीजन है वहां पे मैक्सिमम जो मुस्लिम थे वो पीजेंट थे, टेनेंट थे, और यहाँ पे जो हाई क्लास या अपर क्लास हिंदू थे वो बेसिकली क्या थे? लैंड लॉर्ड्स थे, मतलब जमींदार थे। तो यहाँ पे हिंदू लोग एक्स्ट्रा टैक्स लगा रहे थे मुस्लिम टेनेंट्स पे, जिसके कारण यहाँ पर हाई रेंट्स के कारण, रिन्यूएबल फीस के कारण आपका मोपला अपराइजिंग शुरू हुई थी, ठीक है। और बाद में जो मोपला अपराइजिंग है वो खिलाफत मूवमेंट के साथ मर्ज भी हो गई थी। महात्मा गांधी, शौकत अली खान, इसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आजाद, इन सभी लोगों ने मोपला की मीटिंग को हेड भी किया था, मोपला की मीटिंग्स को अटेंड करने का काम भी किया था। लेकिन बाद में जाके ये जो एंटी लैंडलॉर्ड आपका कैंपेन शुरू हुआ था, ये कम्युनल कलर, मतलब आपका कम्युनल वायलेंस हिंदू मुस्लिम में डिवाइड होकर रह गया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है एका मूवमेंट। एका मूवमेंट 1921 का ही है। कहाँ होता है? अवध, उत्तर प्रदेश में। और इसके लीडर कौन होते हैं? मदारी पासी। मदारी पासी आपको एका मूवमेंट के लीडर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इनिशियली इसको कांग्रेस के लीडर्स ने और खिलाफत मूवमेंट ने सपोर्ट दिया था, थ्रस्ट दिया था, ओके। मेन रीजन क्या था मूवमेंट का? हाई रेंट, जो कि हायर देन था 50% ऑफ द रिकॉर्डेड रेंट। तो हाई रेंट के कारण आपको एका मूवमेंट देखने को मिलेगा। लीडर याद रखना है मदारी पासी, अवध उत्तर प्रदेश में 1921 में हुआ था। नाउ बात करते हैं बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह 1928 का मूवमेंट है, गुजरात में होता है। वल्लभ भाई पटेल जी इसके लीडर होते हैं और यही वो मूवमेंट है जिसमें बारदोली की महिलाएं वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार का टाइटल देती है। तो यहीं से ये सरदार वल्लभ भाई पटेल कहलाना शुरू होते हैं। क्यों हो रहा था? इन्हांसमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू बाय द 30% इन द बारदोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ द गुजरात। यहाँ पर आपने रेवेन्यू को 30% तक बढ़ाने की बात की थी, इसलिए ये विद्रोह हो रहा था। और उसी समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी में क्या हो रहा था? सूखा भी पड़ा हुआ था, किसान इतना रेवेन्यू नहीं पे कर सकते थे, इसलिए विद्रोह हो रहा था। फिर गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट एक कमेटी बनाती है जिसका नाम है मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमीशन। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमीशन का फॉर्मेशन होता है। ये वहां की सिचुएशन को समझते हैं और उसके बाद रेवेन्यू को डिसाइड करते हैं 6.03%। देखो 30% से 6.03% हो गया। और तभी यहाँ पे बारदोली की महिलाओं ने सरदार का टाइटल सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया था, ठीक है, जिन्हें हम लौह पुरुष भी कहते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। नाउ बात करते हैं अखिल भारतीय किसान सभा या ऑल इंडिया किसान सभा के बारे में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री में हम प्रवेश कर चुके हैं। लखनऊ का सेशन हो रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस का इन 1936। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो लखनऊ सेशन है, अच्छा मैंने आईएनसी के जितने भी इंपॉर्टेंट सेशंस हैं, कहाँ पर हुए, किसने होस्ट किया, क्या उसका डिसीजन था, सारी बातें एक सिंगल वीडियो में कवर की हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, ओके। सो लखनऊ सेशन हो रहा था आईएनसी का 1936 में और उस समय ऑल इंडिया किसान सभा का फॉर्मेशन हुआ जिसमें स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती प्रेसिडेंट थे और एनजी रंगा आपको सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी देखने को मिल जाएंगे। पर्पस क्या था? लैंड रेवेन्यू को रिड्यूस करना और जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करना, जमींदारी सिस्टम को खत्म करना। ये इनके दो ही मोटिव आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा कुछ और यूनियन का फॉर्मेशन किया गया था, जैसे कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा। इसका फॉर्मेशन 1929 में हुआ था और इसका फॉर्मेशन किसने किया था? सच्चिदानंद सरस्वती ने। यूपी किसान सभा का फॉर्मेशन 1918 में हुआ था। इसका स्थापना किसने की थी या फाउंडर कौन थे? गौरी शंकर मिश्रा और इंद्र नारायण, ठीक है। और मदन मोहन मालवीय जी ने भी यूपी किसान सभा को प्रमोट करने का काम किया था, सपोर्टर थे। अवध किसान सभा 1920 में बनी थी बाय द बाबा रामचंद्र, ठीक है। तो आपको ये चारों सभा याद रखनी है, ऑल इंडिया किसान सभा, यूपी किसान सभा, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा और अवध किसान सभा। डन इतनी चीजें, क्योंकि मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ जो कि PYQ है, आया हुआ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ यूपी किसान सभा 1918? तो यूपी किसान सभा अभी हमने देखा कौन है भाई? गौरी शंकर मिश्रा। गौरी शंकर मिश्रा ने यूपी किसान सभा की स्थापना 1918 में की थी और इसके सपोर्टर मदन मोहन मालवीय जी भी थे, ठीक है। ये आया हुआ क्वेश्चन है एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे, यूपीएससी प्रीलिम्स 2019, ठीक है। चलो इसका आंसर आपको करना है। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, छुआछूत के विरोध में किसने काम किया था? सभी को पता है। हरिजन किसने शब्द दिया था? सभी को पता है। तो आप इसका आंसर मैच कर सकते हो। ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना किसने की थी? अभी मैंने पढ़ा ही दिया है, ठीक है। और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट नेकर, ये इसकी स्थापना किसने की थी? ठीक है, मुझे पता है 2 के आंसर पता है, तीसरा आप आइडेंटिफाई करके मुझे आंसर बता देना, ठीक है। डन इतनी चीजें।
और मैं आपको एक हिंट देती हूँ कि आप यहाँ से 2 ऑप्शन को तो ईजिली एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। तो आप एलिमिनेट करके कोशिश कीजिएगा और इसका आंसर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, डन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास के साथ। सो टेक केयर एंड जाते जाते प्लीज लिंक को शेयर करके जाएंगे एंड बाय बाय।